वीडियो। दिस इज अनुपमा। आज मैं आप लोगों के लिए क्लास 10 की वीडियो लेके आई हूँ, कार्बन एंड कंपाउंड, जो कि टर्म 1 के पहले मैंने स्टार्ट किया था। टर्म 1 की वजह से वो थोड़ा सा लैग बिहाइंड हो गया और मैं वीडियो नहीं अपलोड कर पाई इस चैप्टर का। 2 वीडियोस मैंने इस चैप्टर के डाल दिए हैं, आज मैं तीसरा वीडियो लेके आई हूँ। इसके पहले के 2 वीडियोस में हम लोगों ने सबसे पहले शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बाय कार्बन इसके बारे में पढ़ा था। दूसरी वीडियो में मैंने आप लोगों को इलेक्ट्रॉन और स्ट्रक्चर्स बनाना सिखाया था और मैंने आपसे ये कहा था कि और आगे हम लोग और इलेक्ट्रॉन और स्ट्रक्चर्स बनाएंगे, बट उससे पहले हमें हाइड्रोकार्बन्स पढ़ना पड़ेगा। हाइड्रोकार्बन पढ़ने के लिए हमें 2 टॉपिक्स और आज पढ़ना है। वो 2 टॉपिक आज मैं इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगी, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जिसके बाद ही हमें हाइड्रोकार्बन तक हम पहुंच पाएंगे। तो आज की वीडियो हम लोग स्टार्ट करेंगे विद यूनिक प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन। देखो कुछ ना कुछ कार्बन में यूनिक तो होगा ही, जिसकी वजह से कार्बन की इतने सारे कंपाउंड्स बनते हैं जो कि इतने स्टेबल है। ठीक है, तो वही वो यूनिक प्रॉपर्टी क्या है वही हमको यहाँ पे पढ़ना है इस टॉपिक में। इसको हम वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन भी बोलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम लोग पढ़ेंगे यूनिक प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन। ठीक है, अब इसके बाद फिर हम लोग पढ़ेंगे एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन, जो कि अगेन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो देखो यूनिक प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन में 2 प्रॉपर्टीज आती है कार्बन की। पहली प्रॉपर्टी है कैटिनेशन। ठीक है, पहली प्रॉपर्टी है कैटिनेशन। अब देखो क्या है कैटिनेशन। कैटिनेशन का मतलब ये होता है कि एक ऐसी प्रॉपर्टी जिसमें कि एक एटम अपने ही जैसे एक और एटम के साथ बॉन्ड बना सकता है, इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं कैटिनेशन। एक ऐसी प्रॉपर्टी जिसमें कि एक एटम अपने ही जैसे एक और एटम के साथ बॉन्ड बनाएगा, जैसे ऑक्सीजन ने ऑक्सीजन के साथ बना लिया, हाइड्रोजन ने हाइड्रोजन के साथ बना लिया, ठीक है, सल्फर ने सल्फर के साथ बना लिया, फास्फोरस ने फास्फोरस के साथ बना लिया। इस तरीके से जब कोई एटम अपने जैसे एक और एटम के साथ बॉन्ड बना लेता है तो हम उसको बोलते हैं कैटिनेशन। ठीक है, तो ध्यान रखना कि कैटिनेशन सिर्फ कार्बन की प्रॉपर्टी नहीं है। कैटिनेशन एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिसमें कि एक एटम अपने जैसे एक और एटम के साथ बॉन्ड बना सकता है, या हम इसको ऐसे बुलाते हैं कि सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी। अपने जैसे के साथ बॉन्ड बना रहा है ना, अपने साथ बॉन्ड बना रहा है, तो सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी ऑफ एन एटम इज कॉल्ड कैटिनेशन। कैटिनेशन सिर्फ कार्बन की प्रॉपर्टी नहीं है, कैटिनेशन और भी बहुत सारे एलिमेंट्स में पाए जाते हैं। ठीक है, तो कैटिनेशन की डेफिनेशन में हम ये लिख सकते हैं कि सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी, ठीक है, ऑफ एलिमेंट या ऑफ एन एटम, ठीक है, किसी एटम का सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी को ही हम कैटिनेशन कहते हैं। एग्जांपल के तौर पे मैंने आपको बताया, जैसे कि हाइड्रोजन गैस में 2 हाइड्रोजन आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड, दोनों के बीच में क्या हो रहा है, कैटिनेशन। ऑक्सीजन O3 ओजोन, ठीक है, सल्फर S8, ठीक है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन में थोड़ी कम है कैटिनेशन, ऑक्सीजन में थोड़ी सी ज्यादा है, 3 ऑक्सीजन भी आपस में बॉन्ड बना ले रहे हैं। सल्फर में और ज्यादा 8 सल्फर एटम्स आपस में बॉन्ड बना रहे हैं, यानी कि कैटिनेशन शो कर रहे हैं। पर जितनी ज्यादा कैटिनेशन हम कार्बन में देख लेते हैं, उतनी कैटिनेशन हम किसी और एलिमेंट में नहीं देख पाते हैं। ठीक है, यानी कि कार्बन में जिस एक्सटेंट तक हम कैटिनेशन देख पाएंगे, उस एक्सटेंट तक हम किसी और एटम में ये प्रॉपर्टी नहीं देख पाते। सबसे ज्यादा कार्बन में पाई जाती है, मतलब कार्बन 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 लंबी सी चेन बनाते चले जा रहे हैं। बहुत सारे कार्बन, 15-20 कार्बन आपस में एक दूसरे के साथ एक मॉलिक्यूल में जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो कार्बन में सबसे ज्यादा, तो ये हो गई यूनिक प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन कि कार्बन अपने ही साथ इतना स्टेबल बॉन्ड बनाता है कि एक के बाद एक के बाद एक के बाद कार्बन बहुत सारे लगे होंगे। ठीक है, इस तरीके से ऐसे बहुत सारे कार्बन एक चेन में बने हुए हैं। ठीक है, अच्छा, अब जब कार्बन इस तरीके से एक लंबी सी चेन में ऐसे बने होते हैं, कार्बन 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 कार्बन, तो हम उसको बोलते हैं स्ट्रेट चेन। ठीक है, हम उसको बोलते हैं स्ट्रेट चेन। ठीक है, स्ट्रेट चेन। अब एक और तरीके, भाई और भी तरीके हैं। अभी कार्बन इस तरीके से भी बॉन्ड बना सकता है, हो सकता है कहीं कहीं पे कार्बन ऐसे बना ले कि एक लंबी सी चेन है, बीच में एक कार्बन यहाँ पर लटक रहा है। मतलब क्या कि इस वाले कार्बन ने इस कार्बन के साथ भी बॉन्ड बनाया है, इस कार्बन के साथ भी बॉन्ड बनाया है, और इस कार्बन के साथ भी बॉन्ड बनाया हुआ है। ठीक है, तो हम इसको क्या बोलेंगे, अब यहाँ पे देखो इसमें ब्रांच निकल गया ना, एक मतलब कि एक पेड़ की टहनी निकल गई, तो ब्रांच, हम इसको क्या बुलाते हैं, ब्रांच्ड स्ट्रक्चर।
उसको हम बुलाते हैं स्ट्रेट चेन, इसको हम बोलते हैं ब्रांच्ड। ठीक है, तो बड़े सारे तरीके हैं भाई, सेल्फ लिंकिंग के बड़े सारे तरीके हैं। ठीक है, तो हो सकता है कि कार्बन कार्बन स्ट्रेट चेन में जुड़े हों, या हो सकता है कि कहीं से एक ब्रांच ऐसे करके निकल रहा हो। ठीक है, या ऐसे भी हो सकता है कि कार्बन एक क्लोज्ड स्ट्रक्चर बना रहे हैं। ठीक है, थोड़ा सा अजीब बन गया ये, इस तरीके का एक क्लोज्ड स्ट्रक्चर बना रहे हैं। ठीक है, इसमें 6 कार्बन्स आपस में क्लोज्ड स्ट्रक्चर बना रहे हैं, जिसको हम रिंग भी बोलते हैं, या फिर हम साइक्लिक भी बोल सकते हैं। दिस इज अ रिंग स्ट्रक्चर और अ साइक्लिक स्ट्रक्चर। ठीक है, तो कार्बन में सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी सबसे ज्यादा पाई जाती है, जिसको हम कैटेनेशन कहते हैं। और कार्बन अपने ही जैसे और कार्बन के साथ कई तरीकों से लिंक कर सकता है। एक तो ये रहा स्ट्रेट चेन, और एक ये रहा ब्रांच्ड, और एक ये रहा रिंग। ठीक है, इस तरीके से। तो ये हो गई कैटेनेशन, एक बहुत ही यूनिक प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन। ठीक है, अगली यूनिक प्रॉपर्टी हम कार्बन की देखते हैं। अगली यूनिक प्रॉपर्टी है उसकी टेट्रावैलेंसी। ठीक है, टेट्रावैलेंसी। टेट्रावैलेंसी में टेट्रा का मतलब होता है 4। ठीक है, तो भाई कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 6, है ना। 6 का मतलब क्या हुआ? पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे शेल में 4 इलेक्ट्रॉन। ये मैंने आपको पहली वीडियो में ही बताया था, है ना। कार्बन की जो पहली कार्बन एंड कंपाउंड की जो पहली वीडियो दिखी है, उसमें मैंने आपको बताया था कि उसका एटॉमिक नंबर होता है 6, पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे शेल में 4 इलेक्ट्रॉन। अब स्टेबल होने के लिए वो 4 इलेक्ट्रॉन चाहे तो दे भी दे और चाहे तो ले भी ले, पर दोनों में से कुछ भी नहीं करता है। ना तो 4 इलेक्ट्रॉन देता है स्टेबल होने के लिए, ना ही 4 इलेक्ट्रॉन लेता है। और हमने ये पढ़ा है कि किसी भी एटम को अगर स्टेबल होना है तो वो चाहेगा कि उसके आउटर मोस्ट शेल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो जाए, है ना। तो कार्बन स्टेबल होने के लिए या तो 4 इलेक्ट्रॉन दे दे तो सिर्फ एक ही शेल बचेगा जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन पूरी तरीके से भरे हुए हैं, है ना। पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, या तो वो 4 इलेक्ट्रॉन किसी से ले ले तो दूसरे शेल में 8 हो जाएंगे, कंप्लीटली फिट। दोनों ही तरीकों से वो स्टेबल हो सकता है, पर वो दोनों में से कोई भी काम नहीं करता है। ठीक है, वो क्या करता है? शेयरिंग करता है ना। वो क्या करता है? शेयरिंग करता है। शेयरिंग कैसे करता है? ये मैंने आप लोगों को इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर्स बनाते हुए बताया था कि शेयरिंग किस तरीके से होती है। तो कार्बन जो है वो जब भी शेयरिंग करेगा तो कार्बन की वैलेंसी, मैंने आपको बताया था कि शेयरिंग जब भी होती है या कोवेलेंट बॉन्ड जब भी होती है तो क्या होता है कि जितने इलेक्ट्रॉन्स आपको चाहिए उतने ही इलेक्ट्रॉन्स आपको शेयरिंग के लिए देने पड़ेंगे। मान लो कि अगर कार्बन को 4 इलेक्ट्रॉन, भाई 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे दूसरे शेल में है, 4 कहीं से और मिल जाए तो वो स्टेबल हो जाएगा, है ना। तो वो 4 इलेक्ट्रॉन किसी से लेता नहीं है, बजाय इसके वो क्या कर लेता है? 4 इलेक्ट्रॉन किसी से शेयर कर लेता है। कैसे? वो उसके पास उसके आउटर मोस्ट शेल में अंदर के इलेक्ट्रॉन से कोई मतलब नहीं होता बॉन्डिंग में। ये मैं अब आप लोगों को हर बार बता चुकी हूँ। यही रीजन है कि हम इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर्स में अंदर के इलेक्ट्रॉन बनाते ही नहीं है, सिर्फ आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन, जिसको हम बैलेंस इलेक्ट्रॉन भी बोलते हैं। तो आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स है, तो कार्बन को 4 इलेक्ट्रॉन उसके पास है, 4 इलेक्ट्रॉन उसको और चाहिए, तो शेयरिंग करने के लिए उसे अपने चारों इलेक्ट्रॉन देने पड़ेंगे शेयरिंग करने के लिए, तब उसको बदले में 4 इलेक्ट्रॉन मिलेगा। मतलब ये कि कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन देगा, एक इधर, एक इधर, एक इधर और एक इधर, यानी कि 4 इलेक्ट्रॉन देगा तो उसको बदले में 4 इलेक्ट्रॉन्स और मिलेंगे, तब जाके कार्बन स्टेबल होगा। अब क्योंकि यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन्स के साथ वो शेयरिंग कर रहा है, इसीलिए उसकी वैलेंसी हम कितनी मानते हैं? टेट्रा वैलेंसी। मतलब क्या कि कार्बन के आसपास आपको 4 बॉन्ड दिखने चाहिए। भाई यहाँ एक शेयरिंग कर रहा है, एक इलेक्ट्रॉन उसने दिया, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन मिला, एक बॉन्ड यहाँ बन गया। यहाँ जो शेयरिंग कर रहा है, एक इलेक्ट्रॉन उसने यहाँ दिया, वहां से एक इलेक्ट्रॉन मिला, यहाँ बॉन्डिंग बन गई। सेम ऐसे यहाँ एक बॉन्डिंग बन गई, सेम ऐसे पीछे एक बॉन्डिंग बन गई। 4 बॉन्ड्स बन गए कि नहीं? यानी कि कार्बन के पास 4 बॉन्ड्स आपको दिखने चाहिए। कार्बन हमेशा 4 बॉन्ड्स बनाता है, उसमें से हो सकता है कि कुछ सिंगल बॉन्ड हो सकता है कुछ डबल बॉन्ड हो सकता है कुछ सिंगल ट्रिपल बॉन्ड हो, है ना। तो इस तरीके से कार्बन की वैलेंसी कितनी हो गई? टेट्रा वैलेंसी। मतलब कि अगर कोई मान लो कि कार्बन अगर हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाता है, कार्बन हाइड्रोजन के साथ भी बहुत स्टेबल कंपाउंड बनाते हैं, तो कार्बन मान लो कि अगर हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाता है, ये कार्बन है, यहाँ पे एक हाइड्रोजन आया, यहाँ पे एक हाइड्रोजन आया, यहाँ पे एक हाइड्रोजन आया और यहाँ पर एक हाइड्रोजन आया। इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर मैंने आप लोगों को इसकी प्रीवियस वाली वीडियो में बना के बताया है। इसको हम बोलते हैं मीथेन। ठीक है, इसको हम, इस कंपाउंड का नाम क्या है? इसका नाम है मीथेन। ठीक है, इसमें कार्बन क्या कर रहा है? एक इलेक्ट्रॉन कार्बन की, ये रहे इलेक्ट्रॉन, ये देखो, ये रहा एक इलेक्ट्रॉन, ये रहा एक इलेक्ट्रॉन, ये रहा इलेक्ट्रॉन, ये रहा इलेक्ट्रॉन, ये 4 इलेक्ट्रॉन कार्बन के खुद के हैं। ये रहा हाइड्रोजन जिसने अपना इलेक्ट्रॉन कार्बन के साथ
शेयर किया है। ये एक इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन का, ये एक इलेक्ट्रॉन इसका, ये एक इलेक्ट्रॉन इसका, ये एक इलेक्ट्रॉन इसका। इस तरीके से कार्बन ने अपने 4 इलेक्ट्रॉन भी हाइड्रोजन के साथ शेयर किए और हाइड्रोजन अपना एक एक इलेक्ट्रॉन कार्बन के साथ शेयर किया। तो आपको काउंट करने पर ये चारों बॉन्ड्स हमेशा दिखाई देने चाहिए, हमेशा। ठीक है, अभी मैंने यहाँ पे नहीं बना के दिखाया है क्योंकि इसमें भी अगर हम बनाएंगे तो वो भी आपको बन जाएगा, मैं सब में बना के दिखाऊंगी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ कि कार्बन जो है 4 बॉन्ड कार्बन के आसपास आपको हमेशा दिखना चाहिए क्योंकि उसकी वैलेंसी कितनी है, टेट्रा वैलेंसी। अब क्योंकि कार्बन का साइज बहुत छोटा है ना, कार्बन का साइज बहुत छोटा है ना, तो कार्बन जो है साइज छोटा होने की वजह से ही बहुत ही अच्छे से स्टेबल बॉन्ड्स बना लेता है। मान लो कि कार्बन का साइज बहुत छोटा है, बगल में हाइड्रोजन आया क्या करने के लिए, बॉन्ड बनाने के लिए। देखो जब भी कोई बॉन्ड बनता है ना, कोई भी चीज अगर किसी चीज में अट्रैक्शन ज्यादा है तो वो स्टेबल होती है। ठीक है, कोई भी चीज अगर उसमें अट्रैक्शन है तो उसमें स्टेबिलिटी भी ज्यादा होगी। तो मान लो यहाँ कार्बन है, कार्बन के इलेक्ट्रॉन्स आसपास फैले हुए हैं और वहाँ हाइड्रोजन आता है बॉन्ड शेयर करने के लिए। अब हाइड्रोजन और कार्बन के बीच में बॉन्डिंग होगी, हाइड्रोजन के पास भी न्यूक्लियस है, कार्बन के पास भी न्यूक्लियस है। जब साइज छोटे छोटे होंगे तो दोनों एटम्स एकदम एक दूसरे के पास होंगे, तो हाइड्रोजन का न्यूक्लियस कार्बन के इलेक्ट्रॉन को बहुत अच्छे से अट्रैक्ट करेगा, वहीं कार्बन का न्यूक्लियस हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को बहुत अच्छे से अट्रैक्ट करेगा, तभी तो शेयरिंग प्रॉपर होगी, है ना, अट्रैक्शन होगा उतना ज्यादा स्टेबिलिटी होगी। वहीं अगर कार्बन बहुत बड़ा होता तो हाइड्रोजन उतना दूर होता, उसका न्यूक्लियस बहुत दूर है, कार्बन का न्यूक्लियस बहुत दूर है ना, तो उतनी अट्रैक्शन, उतनी बॉन्डिंग नहीं हो पाती। इसीलिए बिकॉज ऑफ द स्मॉल साइज ऑफ कार्बन, कार्बन मेक्स वेरी वेरी स्टेबल बॉन्ड विद अदर एटम्स। ठीक है, तो हाइड्रोजन के साथ इस तरीके से, अगर मान लो क्लोरीन के साथ बनाना होता तो क्लोरीन भी एक ही इलेक्ट्रॉन देता है शेयरिंग करने के लिए, तो क्लोरीन इस तरीके से यहाँ पे हाइड्रोजन की जगह क्लोरीन 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 बनता है। इसका इलेक्ट्रॉन और स्ट्रक्चर, क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन और स्ट्रक्चर मैंने आप लोगों को बना के बताया। सो दीज आर द टू प्रॉपर्टीज, टू इंपॉर्टेंट वर्सेटाइल एंड यूनिक प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन, जिसकी वजह से कार्बन के इतने स्टेबल कंपाउंड्स बनते हैं। सॉरी, अब जरा ये जो मैंने स्ट्रक्चर्स बनाए हैं, जरा इसमें हम कार्बन को स्टेबल, क्या कार्बन यहाँ पे स्टेबल है? नहीं ना, क्या कार्बन यहाँ स्टेबल है? नो, क्योंकि कार्बन के पास कहाँ है सारे बॉन्ड, सारे बैलेंसेस इसके सैटिस्फाइड कहाँ है? अब जरा इसको काउंट करके देखते हैं। देखो यहाँ पे ये कार्बन है, कार्बन और कार्बन इसके बीच में एक सिंगल बॉन्ड बन रहा है, मतलब इस कार्बन की सिर्फ एक ही वैलेंसी सैटिस्फाई है। ठीक है, और करनी कितनी है उसको? टोटल 4, टोटल 4, उसमें से एक सेटिस्फाई हो चुकी है, बची कितनी? 3। तो वो 3 हम किससे सेटिस्फाई करा दे? हाइड्रोजन से। कुछ नहीं है, मतलब कि वो बॉन्ड कौन बना रहा है? हाइड्रोजन। अपने आप इस चीज को अज्यूम कर लेना है। ठीक है, अगर कुछ भी नहीं है कार्बन के आसपास ऐसे सिंगल सी कोई चेन बनना आपको कई जगह बुक में दिख जाएगी, ये गलत नहीं है। ठीक है, ये गलत नहीं है, ये बना दिया है, इसका मतलब आपको ये अज्यूम कर लेना है अपने आप कि यहाँ पे कार्बन बाकी और बॉन्ड्स किसके साथ सेटिस्फाई कर रहा होगा? हाइड्रोजन के साथ। तो यहाँ पर हाइड्रोजन, ये कार्बन है, 3 हाइड्रोजन यहाँ पर लग गए। अब कार्बन की चारों वैलेंसी सेटिस्फाई हो गई कि नहीं? ये देखो 1 2 3 और ये 4, चारों कार्बन की वैलेंसी जो है वो सेटिस्फाई हो गए। इस कार्बन में देखो जरा, या इस कार्बन के एक ये वैलेंसी और एक ये वैलेंसी, 2 वैलेंसी सेटिस्फाई है, टोटल होनी चाहिए 4, तो वो 2 और बाकी जो है वो हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना के सेटिस्फाई करेगा। ठीक, ऐसे यहाँ पर भी, ऐसे यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। ठीक है, चेक कर लो, कार्बन की हर जगह वैलेंसी 4, उस हर एक कार्बन के आसपास 4 बॉन्ड्स आपको इस तरीके से दिखने चाहिए। ठीक है, बस, है ना। यहाँ पे देखते हैं, ये कॉर्नर कॉर्नर वाला है, कॉर्नर वाला है, ये कॉर्नर वाला है, कॉर्नर वाले हमेशा 3 बॉन्ड्स बनाते हैं हाइड्रोजन के साथ। अब इस कार्बन पे देखो, यहाँ पे एक हाइड्रोजन, यहाँ पे एक हाइड्रोजन, 4 बॉन्ड्स बन के सेटिस्फाई हो गया। ये वाला कार्बन, इसके पास 1 2 3 बॉन्ड्स ऑलरेडी बने हुए हैं, मतलब इसको कितना चाहिए? सिर्फ एक और चाहिए, ये एक और हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाएगा। ये वाला कार्बन देखो, इसके पास सिर्फ एक बॉन्ड है, तो ये 3 और हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाएगा, पहले से एक है, 3 और जोड़ लिए। इस कार्बन का एक ये रहा, एक ये रहा, 2 और चाहिए तो 2 हाइड्रोजन, अपने आप हाइड्रोजन जोड़ते चले जाओ जितने की आपको लग रहा है कि यहाँ पर कमी है। ठीक है, तो ये एक हम लोगों ने कार्बन का एक स्ट्रक्चर बना लिया। यहाँ देखो, ये कार्बन है, इस कार्बन के पास एक ये बॉन्ड, एक ये बॉन्ड, 2 वैलेंसी सेटिस्फाई है, चाहिए कितनी और? 2 और, तो ये रहा एक हाइड्रोजन और ये रहा एक हाइड्रोजन। यही केस सारे हाइड्रोजन, सारे कार्बन्स के साथ है, तो वो क्या करेगा? 2 हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाएगा और आराम से स्टेबल हो जाएगा। ठीक है, आराम से स्टेबल,
इस तरीके से, ठीक है। अच्छा, अब मैं जरा इसको मिटा दूं, ये आपने लिख लिया। अब जरा कार्बन में डबल और ट्रिपल बॉन्ड भी लगा के देख लेते हैं, है ना। चलो देखते हैं। मान लो कि ये मैंने एक स्ट्रक्चर ले लिया है जिसमें मैंने कार्बन और कार्बन में यहाँ पर डबल बॉन्ड लगा दिया, ठीक है, यहाँ पर भी बॉन्ड लगा दिया। अब जरा इस कार्बन को काउंट करो भाई, अकेला वाला कार्बन है, इससे सिर्फ एक ही वैलेंस से सेटिस्फाइड है, तो ये 3 हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना लेगा, ये इस तरीके से। बढ़िया, ये कार्बन है, इस कार्बन के पास 3 वैलेंस से सेटिस्फाइड है, देखो एक ये बॉन्ड है, एक ये बॉन्ड और एक ये बॉन्ड, 3 बॉन्ड्स है, ये भी एक बॉन्ड है। इन दोनों को 2 बॉन्ड्स काउंट करना है, 1 2 3, एक और हाइड्रोजन चाहिए, ये लगा दिया। इस वाले कार्बन के केस में भी 1 2 3, 3 ऑलरेडी सेटिस्फाइड है, ये एक और लगा दिया। इस कार्बन के पास देखो 1 2 3, ये लगा दिया। इस कार्बन के पास देखो 2 ऑलरेडी है, 2 और लगा दिए। समझ आई? तो मतलब आपको सिर्फ बॉन्ड काउंट करना, ये नहीं कि लगा के चले जा रहे हाइड्रोजन, बॉन्ड्स को काउंट करके ही हाइड्रोजन को लगाना है। एक और एग्जांपल देख लो, मान लो कि मैंने यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड लगा दिया। अब क्या होगा, इस कार्बन के पास 3 बॉन्ड्स ऑलरेडी है, एक और लगा दिया। इस कार्बन के पास जरा चेक करो 1 2 3 4, 4 बॉन्ड्स हो गए, 1 2 3 4, 4 बॉन्ड्स के। यहाँ पे हाइड्रोजन लगाने की जरूरत है? बिल्कुल भी नहीं, हाइड्रोजन यहाँ पे लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो ऑलरेडी सेटिस्फाइड है। इस कार्बन के पास 3 और हाइड्रोजन हम लोगों ने लगा दिए। तो इस तरीके से आपके बॉन्ड्स जो है वो कार्बन के साथ देख कर हम हाइड्रोजन अज्यूम कर सकते हैं। कुछ नहीं लिखा मतलब कि वहां पे हाइड्रोजन लगे। ये जितने भी कंपाउंड्स मैंने अभी इससे पहले बनाए हैं और ये बनाए हैं, ये जितने भी कंपाउंड्स हैं, इन सब में अगर ध्यान दो तो कार्बन और हाइड्रोजन के ही सारे एटम्स हैं। सारे हाइड्रोजन या तो कार्बन के हैं या तो फिर हाइड्रोजन के हैं। तो ऐसे मॉलिक्यूल्स जो कि सिर्फ हाइड्रोजन और कार्बन से बने होते हैं, उनको हम बोलते हैं हाइड्रोकार्बन्स। ओके, तो उनको हम क्या बुलाते हैं? उनको हम बुलाते हैं हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है, तो बस जितने भी ऐसे मॉलिक्यूल्स आपको दिखेंगे जिसमें हमें कार्बन और हाइड्रोजन के कंपाउंड्स होंगे, वो सब के सब क्या कहलाएंगे? हाइड्रोकार्बन्स कहलाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे हमारी बात खत्म हो गई यूनिक प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन की। अब इसके आगे हम लोग मूव ऑन करते हैं एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन। ठीक है, एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन। ठीक है, एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन। अब भाई कार्बन के बारे में पढ़ रहे हैं, पूरा चैप्टर है कार्बन के बारे में, इसलिए एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन। सबसे पहले तो समझते हैं कि एलोट्रोप्स क्या होते हैं। देखो कई बार क्या होता है कि एक ही एलिमेंट से, ठीक है, एक ही एलिमेंट से, यहाँ पे हम कार्बन की बात कर रहे हैं बट कार्बन के अलावा कोई दूसरा एलिमेंट भी हो सकता है। एक ही एलिमेंट से मान लो 2 अलग अलग चीजें बन रही हैं, ठीक है, दोनों ही चीजें बनी एक ही एलिमेंट से हैं, पर दोनों की प्रॉपर्टीज आपस में एकदम अलग है ना, दोनों का अपीयरेंस एकदम अलग है, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज एकदम अलग है, वो अलग अलग चीजों के साथ अलग अलग तरीके से रिएक्शन कर रहा है, ठीक है, जबकि बने दोनों एक ही चीज से हैं। तो इन चीजों को हम बोलते हैं एलोट्रोप्स, व्हिच आर मेड फ्रॉम द सेम एलिमेंट बट हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज। ठीक है, अब क्योंकि ये चैप्टर कार्बन से रिलेटेड है इसलिए हम एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन पढ़े थे, जो कि सबसे ज्यादा जितने भी एलिमेंट्स के एलोट्रोप्स होते हैं उनमें सबसे ज्यादा कॉमन और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन ही होता है। अब एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन, 2 मेन एलोट्रोप्स हैं जो कि आप लोगों ने बहुत ही ज्यादा सुना होगा। एक है हमारा डायमंड, आई होप ये स्पेलिंग होती है, दूसरा है हमारा ग्राफाइट। ठीक है, डायमंड और ग्राफाइट, ये दोनों ही कार्बन से बने हैं, सिर्फ कार्बन से। डायमंड भी कार्बन से बना है और ग्राफाइट भी कार्बन से बना है। ठीक है, पर दोनों के स्ट्रक्चर्स में, उसके अपीयरेंस में, फिजिकल प्रॉपर्टीज में बहुत डिफरेंस है। ये डिफरेंस क्यों आ रहा है? क्योंकि दोनों बने तो है कार्बन से, पर दोनों में कार्बन कार्बन के बीच में जो बॉन्ड है वो बहुत डिफरेंट है। मेरी बात समझ में आ रही है? कार्बन कार्बन के बीच में जो बॉन्ड है दोनों ही केसेस में वो बहुत ज्यादा डिफरेंट है। ठीक है, तो डायमंड और ग्राफाइट में क्या डिफरेंस है वही हमें आज देखना है। हमें पता है कि डायमंड जो है वो क्या होता है, वो हार्डेस्ट सब्सटेंस है। ठीक है, हार्डेस्ट सब्सटेंस। वही ग्राफाइट बहुत ही सॉफ्ट होता है, स्लिपरी होता है ना। डायमंड पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है ना, पुअर कंडक्टर है, वहीं पे ये गुड कंडक्टर है। ऐसा क्या है ग्राफाइट में
जिसके वजह से ग्रेफाइट क्या हो गया, गुड कंडक्टर हो गया इलेक्ट्रिसिटी का। बीइंग अ नॉन मेटल, भाई कार्बन से बना है, नॉन मेटल है ग्रेफाइट, फिर कैसे वो गुड कंडक्टर हो गया, इस चीजों पे बात करेंगे। देखो एक्चुअल में दोनों के स्ट्रक्चर में डिफरेंस है, एलिमेंट तो दोनों सेम कार्बन से ही बने हैं, पर दोनों के स्ट्रक्चर में डिफरेंस है। डिफरेंस क्या है, मैं यहाँ पे बनाऊंगी डायमंड, ठीक है, और यहाँ पे मैं बनाऊंगी आपकी ग्रेफाइट, ठीक है, ग्रेफाइट और ये डायमंड। अब देखो हमने ये पढ़ा अभी कि कार्बन की टेट्रावैलेंसी होती है, मतलब क्या कि कार्बन के पास 4 बॉन्ड होने चाहिए, ठीक है। तो डायमंड में यही होता है कि हर एक कार्बन, ये रहा एक कार्बन, ठीक है, हर एक कार्बन क्या करता है, 4 और कार्बन के साथ इस तरीके से सिंगल बॉन्ड बनाता है। एक कार्बन 4 और कार्बन से जुड़ा हुआ है, ये वाला कार्बन भी 4 और कार्बन एटम के साथ जुड़ा होगा, ये वाला कार्बन एटम भी 4 और कार्बन एटम्स के साथ जुड़ा होगा। मतलब क्या है कि यहाँ पर कार्बन की वैलेंसी सेटिस्फाई हो गई, कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, और यहाँ पे हर एक कार्बन एटम 4 और कार्बन एटम्स के साथ बॉन्ड बना रहा है, क्योंकि जितना ज्यादा बॉन्ड्स होंगे उतना ज्यादा स्टेबिलिटी होगी। सारे कार्बन एटम्स ने एक दूसरे को बहुत अच्छे से पकड़ रखा हुआ है, इसलिए यहाँ पे जो कार्बन के बीच में जो बॉन्ड होता है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है। अब हर एक कार्बन एटम के चारों तरफ से कार्बन एटम है, ठीक है, यानी कि ये क्या होता है, एक 3D स्ट्रक्चर बनाता है, एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग 3D स्ट्रक्चर बनाता है। और यहाँ पर हर एक कार्बन एटम 4 और कार्बन एटम्स के साथ जुड़े हुए हैं, ठीक है, 4 और कार्बन एटम्स के साथ जुड़े हुए हैं। यही रीजन है कि डायमंड इतना हार्ड है, ठीक है। कार्बन कार्बन के बीच में जो शेयरिंग होती है वो बहुत स्ट्रांग होती है, हमने इस बात को पढ़ा, क्योंकि उसका साइज जो है वो बहुत छोटा होता है, ठीक है। तो कार्बन कार्बन के बीच में जो शेयरिंग होती है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग होती है, और क्योंकि यहाँ पे हर एक कार्बन एटम 4 और कार्बन एटम्स के साथ जुड़ा हुआ है इन 3D स्ट्रक्चर, इन 3D मैनर, इसीलिए यहाँ पर ये जो डायमंड है वो इतना स्ट्रांग होता है, इतना हार्ड होता है। वहीं ग्रेफाइट बहुत सॉफ्ट होता है, क्यों, क्योंकि ग्रेफाइट जो है, ग्रेफाइट में एक कार्बन एटम 3 और कार्बन एटम्स के साथ जुड़ा होता है, एक कार्बन एटम 3 और कार्बन एटम्स के साथ जुड़ा होगा, ठीक है। इस तरीके से हर एक कार्बन एटम, कोई भी कार्बन एटम पकड़ लो, हर एक कार्बन एटम 3 और कार्बन एटम्स के साथ जुड़ा हुआ आपको दिख जाएगा, ठीक है। ये जो शेप बनाया है इसको हम बोलते हैं हेक्सागोनल एरे, ठीक है, हेक्सागोनल एरे। एरे मतलब एक प्लेन, हेक्सागोनल क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये हेक्सागन के शेप में है ना, ठीक है, 6 साइड्स है इसकी, तो हेक्सागन के शेप में है, इसलिए हमने इसको क्या बोल दिया है, हेक्सागोनल एरे बोल दिया है। अब सवाल ये है कि भाई यहाँ पर जो कार्बन है ये क्या कर रहा है, ये 3 और कार्बन के साथ बॉन्ड बना रहा है। अब इस वाले कार्बन को देखो, एक ये रहा कार्बन, एक ये रहा कार्बन, एक ये रहा कार्बन, तो इसकी वैलेंसी कैसे सेटिस्फाई हो रही है, क्योंकि हमने तो पढ़ा है कि कार्बन की वैलेंसी 4 होती है। तो एक्चुअली में होता क्या है कि यहाँ पे ये एक कार्बन एटम जो है वो इन तीनों कार्बन एटम्स में से किसी एक के साथ डबल बॉन्ड बनाता है, ठीक है, ताकि उसकी बैलेंसी जो है वो सेटिस्फाई हो जाए। डबल बॉन्ड बना सकता है ना कार्बन, तो किसी एक के साथ, मानो कि इसके साथ बना रहा है तो इसके साथ वो क्या कर रहा होगा, डबल बॉन्ड बना रहा होगा। अब क्योंकि यहाँ पे प्लेन में बन रहा है, देखो चारों तरफ से किसी एक कार्बन एटम को सबने पकड़ रखा है, तो वो स्ट्रक्चर कैसा होगा, बहुत स्ट्रांग होगा। ये प्लेन है, प्लेन मतलब कि अगल बगल से ही लोगों ने उसको पकड़ रखा होगा, आगे पीछे का चारों तरफ से नहीं पकड़ सकते, या तो अगल बगल से पकड़ रखा होगा, तो यहाँ पे जो बॉन्डिंग होगी वो थोड़ी सी कैसे होगी, कमजोर होगी। यही रीजन है कि जो ग्रेफाइट है वो कैसा होता है, कैसा होता है, सॉफ्ट होता है और स्लिपरी होता है। इसमें हम ये लिख सकते हैं कि कार्बन एटम 3 अदर कार्बन एटम से घिरा हुआ होता है, और ये एक प्लेनर स्ट्रक्चर बनाता है, ठीक है, प्लेनर स्ट्रक्चर। वहां पे कैसा बन रहा था, 3D बन रहा था, प्लेनर को आप 2D भी बोल सकते हैं, प्लेन क्या बोलते हैं, 2D बोलते हैं ना, 2D भी स्ट्रक्चर बोल सकते हैं। अब क्वेश्चन तो हम लोगों ने एक डिफरेंस तो ये पढ़ लिया कि हार्डेस्ट इसलिए क्योंकि यहाँ पे सिंगल कार्बन एटम 4 और कार्बन एटम से 3D स्ट्रक्चर बनाता है, और सॉफ्ट और सिंपली ग्रेफाइट इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पे एक कार्बन एटम 3 और कार्बन एटम्स के साथ बनाएगा बॉन्ड जो कि प्लेन में होगा, ठीक है, तो बॉन्डिंग इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं हो पाती है। वही डायमंड को हमने पढ़ा है कि पुअर कंडक्टर है और ग्रेफाइट गुड कंडक्टर है। तो ग्रेफाइट देखो गुड कंडक्टर क्यों है, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी वहीं पे फ्लो करती है जहाँ पे चार्ज मूव कर सके, ठीक है। अब यहाँ हम एटम्स की बात कर रहे हैं, तो एटम में चार्ज कौन देगा, इलेक्ट्रॉन्स, है ना, इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे। तो ध्यान रखना, अब हम आगे भी इस चीज को पढ़ेंगे कि ये जो डबल बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, है
है ना, डबल बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे होंगे। ये डबल बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो बड़े मनचले टाइप के होते हैं, मतलब ठीक है, मैं आवारा टाइप के होते हैं, इधर उधर, कभी इधर कभी इधर, कभी इधर कभी उधर फ्लो करते रहते हैं इधर उधर, ठीक है। इन्हीं इलेक्ट्रॉन्स की वजह से ग्रेफाइट जो है वो गुड कंडक्टर होता है, क्योंकि यही जो डबल बॉन्ड वाले जो इलेक्ट्रॉन्स है ये आसानी से कहीं भी फ्लो करके चले जाएंगे, ठीक है। इसी फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से ग्रेफाइट बिकम्स अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, व्हेयरएज डायमंड में कोई ऐसा इलेक्ट्रॉन, कोई बॉन्ड ही नहीं, सिंगल बॉन्ड में कोई इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं होता, सिंगल बॉन्ड में बहुत अच्छे से इलेक्ट्रॉन को पकड़ के रखा होता है। डबल बॉन्ड के केस में इलेक्ट्रॉन जो है वो आवारा हो जाते हैं और इधर उधर घूमने फिरने लग जाते हैं, फ्लो कर सकते हैं अपना आराम से। डायमंड में ये केस नहीं है, डायमंड में कोई इलेक्ट्रॉन ही नहीं है फ्लो करने वाला, इसलिए डायमंड इज अ वेरी पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, व्हेयरएज ग्रेफाइट जो है वो बहुत ही अच्छा कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का, ठीक है। ये हो गया हमारा डायमंड और ग्रेफाइट के बीच में डिफरेंस। एक और एलोट्रोप ऑफ कार्बन है जिसको हम बोलते हैं C60, जिसको हम एक और नाम से जानते हैं, वो है बकमिंस्टर फुलरेन, ठीक है। अब ये भी एक टाइप का एलोट्रोप है कार्बन का। ये क्या होता है, एक बॉल के शेप में होता है, इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, बॉल के शेप में होता है, और इसमें 60 हर एक मॉलिक्यूल में, बकमिंस्टर फुलरेन के हर एक मॉलिक्यूल में 60 कार्बन एटम्स जो है वो अटैच्ड होते हैं, इसीलिए इसका नाम क्या रख दिया, C60 रख दिया। सो यहाँ पे हमारी वीडियो वाइंड अप हो रही है और हम लोगों ने आज एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन पढ़ लिया और यूनिक प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन पढ़ लिया, विच वाज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ दिस चैप्टर। नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों के लिए सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स लेके आऊंगी, साथ में ही हम लोग डिफरेंस पढ़ने वाले हैं आयनिक और कोवैलेंट कंपाउंड्स का, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, वहां से बहुत क्वेश्चंस आते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल देन प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल बिकॉज आई कम अप विद वीडियोस ऑफ क्लास 9, 10 and 11 chemistry. If you are already a subscriber, then thank you so much for being such a great supporters, and please do write your thoughts in the comment section because that definitely makes me happy and